अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंतहाई अहम मौजू बल्कि हसास मौजू है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई भी केस सुनते हैं तो उसमें फैज़ाबाद धरने का जिक्र कर देते हैं। तो अब ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो पटिशन है उस हवाले से भी जो समाअत हुई तो उसमें भी उन्होंने ये कह दिया जी कि फैज़ाबाद धरना फ़ंड किसने किया था, यानी फैज़ाबाद धरने की सहूलतकारी किसने की थी। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन ये था कि ये फ़ंड किसने किया, इसके पीछे कौन था। तो मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर उस्मान मांगड़ मौजूद हैं। तो इनसे ख़ुद भी ये वकील हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवाल मैंने जो इंट्रो दिया है वही सवाल है, ये क्या है चीफ जस्टिस साहब क्यों मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू। और आपने इस काबिल समझा कि मैं अपनी जमात का नुक्ता नज़र आपके इस प्रोग्राम में रख सकूं। मोहसिन भाई, इस जवाब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा सच्चा प्यारा नबी। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आँच आई, नमूस रिसालत पे आँच आई और ख़त्म नबूवत के ऊपर जो क्लॉजेज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की गई उस डेक्लेरेशन में, टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा, जब वो एक साजिश की गई और वो साजिश अब्रप्ट हुई और वो मंजर आम पर आई, तो उसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ खामोशी थी। एक ही मर्द मुजाहिद निकला अपनी पूरी जमात को लेके। उस मर्द मुजाहिद का नाम था हाफिज़ इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। तो सर, जब भी ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई बात आएगी, जब भी आप समझे कि नामूस रिसालत के ऊपर कोई अटैक होगा खुदा ना खास्ता, या कोई उसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा, तो हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर, उनके कुत्ते हर दौर में मौजूद हैं, हमारी सूरत में मौजूद हैं। जब तक हमारे कंधों के ऊपर ये गर्दनें मौजूद हैं, हमने तो ये सर नौकरी करनी है। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था उस वक्त फैज़ाबाद जाने का। वो एजेंडा था ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, उन क्लॉजेज़ का तहफ़्फ़ुज़ जिसमें हर मेंबर मजलिस शूरा ये डेक्लेरेशन देता है बिफोर गेटिंग इनटू दैट हाउसेस कि मैं हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। तो सर, अगर कोई उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा और हम बैठ के ये देखते रहेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमारे ईमान पे भी शक होना चाहिए। नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई कुव्वत? सर, इसके पीछे कुव्वत थी, बिल्कुल थी। बाबा जी बता के गए हैं कि जब कोई बंदा ख़त्म नबूवत का काम करता है, कोई बंदा दीन का काम करता है, तो उसके पीछे, उसकी कमर पे, उसके कंधे पे हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। दूसरी बात सर, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने बयान में कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि क़यामत तक मेरे पार्ट पे कहीं पे कोई अनलॉफुल, अनजस्टिफाइड, इलीगल फंडिंग साबित हो जाए, मेरी कब्र खोद के मुझे निकाल के बाहर चौराहे में लटका देना। उसके बाद सर, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़, तमाम इदारों और तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किस लिए किया गया कि ये फिगर आउट किया जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है। 1 टके पैसे की अनलॉफुल फंडिंग नहीं ये उसको फाइंड आउट कर सके। फिर सर, ये भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जब 2017 में इस लॉन्ग मार्च के लिए निकले, 1 पॉइंट एजेंडा लॉन्ग मार्च था। कोई उसमें सर ये नहीं था कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बना दो बाबा जी का, या मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दो, या मेरी शूरा में से किसी को वज़ीर, मशीर या वज़ीर आज़म बना दो। 1 पॉइंट एजेंडा एंड दैट वाज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। लेकिन वो बेनिफिशरी तो इमरान खान साहब निकले ना उसके, तब नहीं सर, कोई रिजल्टेंटली टू दैट, देखें, रिजल्टेंटली टू दैट धरना कोई जो गवर्नमेंट है वो टॉपल अप नहीं हो गई थी। एक वज़ीर जिसकी नेग्लिजेंस साबित हुई, जिसकी मेलाफाइडी साबित हुई उन क्लॉजेस को ख़त्म करने में, उसका हमने इस्तीफ़ा लिया और हम पुरअमन तरीके से वापस आ गए। एक चीज़ जो जिस वक्त हम निकले थे, बाबा जी ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि हमारे पास चनों की बोरियों के अलावा, बुने हुए चनों की बोरियों के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। तो ये भी मौजूदा चीफ जस्टिस क्या निकालना चाहते हैं इस चीज़ से, ये हमें समझाए ना। आपके कारकुन भी समझना चाहते हैं कि क्या निकालना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि वो केस कोई भी हो तो फैज़ाबाद धरना सामने आ जाता है, क्या यानी इनका क्या मोटिव है? सर, जैसे हम 1 पॉइंट एजेंडा पे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैज़ाबाद गए, चीफ जस्टिस साहब का भी इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है कि इस कौम के ऊपर नवाज शरीफ को मुसल्लत कैसे करना है।
हर चीज़, हर केस, हर चीज़ नवाज शरीफ ना लग जाए साढ़े दुआ दे। कोई बात मेरे पे लग जाए, आप पे नहीं लगेगी, क्योंकि आंसर मैं कर रहा हूँ और आई एम रेडी फॉर दैट, ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, बीइंग अ टीचर ऑफ लॉ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, यानी कि सारी ज़िंदगी हम सीखते भी हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाता हूँ, आईन पाकिस्तान पढ़ाता हूँ। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग अ टीचर ऑफ लॉ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बताता हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका प्रिवेल नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लरिश नहीं करेगा, तब तक आपका मुल्क ऐसे ही रहेगा। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई किया जा रहा है, पीएमएलएन को इस हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है कि पीएमएल जब ये जनरल इलेक्शन होने हैं, इन जनरल इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो इंतज़ामी अफसरान हैं, डीसी और एसी साहिबान, उनको बनाया जा रहा है, जो कि 100% इस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से लगाए हुए हैं और जो निगरान गवर्नमेंट है उन्होंने भी उनको प्रॉपरली ओब्लाइज किया हुआ है। लेकिन पॉपुलर जमात पीटीआई है, ख़तरा आपसे है, ये बात फिर समझाए ना कि किस तरह कैसे वो नून लीग के रास्ते साफ करना चाहते हैं और क्यों लब्बैक को बार बार, क्या आपको भी कलअदम करार देने का इरादा है या बल्ले की तरह क्रेन का निशान भी बैलेट पेपर पे गायब करने का इरादा है, या जो पीछे एक सोच का कार फरमा? बिलाल भाई, इसमें मोहसिन भाई, इसमें पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई है, हमें बैन भी किया गया है, बैंड आउटफिट भी डिक्लेयर किया गया है, सोशल मीडिया और प्रॉपर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उस पर हम आज तक बैंड हैं, समझ ले बैंड वाली सूरत हाल है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जब आपको बताया है कि काम ख़त्म नबूवत का करते हैं और बात मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की करते हैं, तो इनके बैन कर देने से या इनकी साजिशें कर लेने से इंशाल्लाह हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ग्राउंड में रहेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले तो हमारे पे इल्ज़ाम आता था कि हम पीएमएलएन की बी टीम है, चले अब ये तो इन्होंने मान लिया कि हम पहले एस्टेब्लिशमेंट, हाँ माना जाता था, चलें अब ये तो इन्होंने कम से कम मान लिया कि ना हम पीएमएलएन की बी टीम है, ना हम पीटीआई की बी टीम है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हम हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, उनके कुत्ते हैं, यहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो उनकी हुर्मत के ऊपर बात करेगा और जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके निफाज के बीच में आएगा तो हम उस पर भौंकेंगे भी, उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट भी करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ये हमारी जमात फ़ैसला कर चुकी है कि हमने हर चीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करनी है और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी महाज खाली नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बाकी हर तरीके से सहूलतकारी की जा रही है, पीएमएलएन की हर जगह से की जा रही है और ये सारी सहूलतकारी अब देखिए नवाज शरीफ को वापस ले आए हैं। नवाज शरीफ का वोटर कैसे वापस लेके आएंगे, वो नहीं है साथ। आपने बात की है पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्फाक करता हूँ। हमारे मीर मोहतरम ने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इत्फाक किया। सर अगर आपने किसी को पॉलिटिकल सिनेरियो से वाइप आउट करना है, उसको ख़त्म करना है, तो ये तरीका नहीं है कि आप उनको बिल्डोज करना शुरू कर दें। लेट देम रूल और आफ्टर रूलिंग जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो उनको वाइप आउट कर देगी। अगर लब्बैक वाकई लब्बैक को किसी की सपोर्ट हासिल नहीं थी तो फिर आप ये अपनी पिटीशन लेकर आप एक दफ़ा अदालत क्यों नहीं चले जाते? आपको कौन सी चीज़ रोकती है, या आप भी चाहते हैं ये मामला हल ना हो कि हर कोई ना कोई किसी ना किसी केस में? पिछली दफ़ा हमने ये देखा था और चीफ साहब ने ये कहा था जी कि उनके साथ अलामा और हाफिज़ ना लगाएं, फिर फैज़ाबाद धरना, फिर चीज़ें, फिर मामला, फिर वो मामला। तो ये आप एक दफ़ा इसका हल क्यों नहीं निकाल लेते, पिटीशन लेकर चले जाएं और कहें जी ले हम आगे हैं। जिसके पास सबूत है कि हमें किसी ने फ़ंड किया वो भी सबूत ले आए, तो हमारे पास जो कुछ होगा हम भी सामने रख देंगे। वो तो सर रिपोर्ट पेश होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का मुंह खुला का खुला रहेगा जब पता चला कि किसी ने 1 रुपया भी फंड नहीं किया, कोई अनलॉफुल सोर्स नहीं आया। लोगों ने सर, लोग अपने बच्चे दे देते हैं, लोग जाने दे देते हैं, ख्वातीन इस कॉज पे, इस मकसद के लिए, इस मिशन के लिए अपना जेवर दे देती हैं, सब कुछ दे देते हैं सर। लोग सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। बाकी बात रही सर कि अब हम उस वक्त बेनिफिशरी कौन था धरने का, या अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट, वी वर बैक्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम, तो सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के हम इतने चहीते थे तो फिर 53 शहीद हमारे कैसे हो गए? इस्टेब्लिशमेंट के हम इतने चहीते थे तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जेलें क्यों काटी?
इस्टेब्लिशमेंट के इतने चहीते थे तो साद रिजवी साहब ने जेलें क्यों काटी? अगर इस्टेब्लिशमेंट के हम इतने ही चहीते थे तो 22 लाख वोट लेने के बावजूद कौमी असम्बली में एक सीट भी हमें क्यों नहीं मिली? नहीं तो दसो ना क्यों नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली कि मैकेनिकल धांधली की गई। आप गुजरात की बात कर लें, रिसेंटली लास्ट जो पावर शोज हुए हैं गुजरात में हुए हैं, एक तरफ तरीके लबैक का था, वो आपने ट्विटर पे देख लिया होगा, हमारा नेशनल मीडिया तो दिखाता नहीं है। माफी तलाफी करा दी वो जेड़ा वो नचीहा करा दी, बस वो देखा ना कि आपने एक क्यों इन्ना नवाज शरीफ दी लालियां भी बार बार जी के बर्गर लंदन के खा के लालियां लेकर फिर एक बेरिया कह दिया जो है। जिस तरह आपने इल्ज़ामात की बात की है, यानी आप कहते हैं जी कि महज इल्ज़ामात ही हो सकते हैं, कोई एक भी साबित कर दे कि हमने फाइंड लिया, तो इस तरह हाफिज़ साहब या लब्बैक कैसे साबित करेगी कि नवाज शरीफ जो है वो कादियानियों और मोदी का यार है, बेरिया है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, और ये जो लालियाँ हैं वो कौम के लूटे हुए पैसों की है, और इस तरह की जो लैंग्वेज है आम जलसों में, ये नफ़रतें बढ़ती नहीं है? सर बेसिकली देखें आप, मोदी का यार इस्टेब्लिश करने के लिए कोई बड़ा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मोदी उनके घर तशरीफ़ लेके आ गया, किसी और वज़ीर आज़म के घर या किसी पॉलिटिशियन के घर शादी में मोदी तशरीफ़ लेके आया। तशरीफ़ लाना ही मैं कहूँगा, मैं दूसरी सेंस में कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे हाजिर हो गया। किसी और पॉलिटिशियंस के पास आपने नहीं देखा होगा, सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकता, और कोई पॉलिटिशियन भी इमेजिन नहीं कर सकता उसको इन्वाइट करने का। अब ये तो बात हो गई मोदी की। अब कादियानियों की बात करें तो कादियानियों के लिए मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, नवाज शरीफ ने खुद इंटरव्यू दिया। बिल्कुल जी, वो सिटीज़न हैं, हमारे भाई हैं। भाई सर, हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन मोमिन का भाई है। अगर कोई मोमिन नहीं है तो वो फिर भाई नहीं है, फिर वो सिर्फ शहरी हैं। वो कहें कि जनाब वो माइनॉरिटी हैं, वो शहरी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा बात आपने की कि जनाब सख्त अल्फाज जो है तकरीरों में यूज़ किए गए, या आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मुल्क को कौन लूट के खा गया। ये सर जो खरबों डॉलर का या अरबों डॉलर का हमारे पे कर्जा चढ़ गया है, ये आपने खाया है या मैंने खाया है या किसी और भाई ने खाया है। हमें तो ना उसमें से कुछ मिला है, हमें तो ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली हैं, हमें तो ना निज़ाम अदल मिला है, हमें तो ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिली हैं, हमें कोई एक चीज़ बता दें ना, हमें कोई अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। आज हम लाहौर में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, लाहौर में इस वक्त आप इतनी बाहर स्मोक है, आप सांस लेना, दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। तो मुझे बताएं, ये जो खरबों डॉलर आए और ये जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, ये आप और मैं तो नहीं खा गए, ये यही लोग खा गए ना सर। तो अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम तो सर इनको डाकू ही कहेंगे। वो तो ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ का 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, तो साद रिजवी ने ना कभी ज़िंदगी में कोई ओहदा इंजॉय किया, तो कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ साद रिजवी ये इमरान खान की तरह अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ के हवाले से इस तरह। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ साद रिजवी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ जो है उसको आप ग्राउंड रियलिटी लेके ना सर, इधर अभी नवाज शरीफ को भी ले आते हैं, साद रिजवी साहब को भी ले आते हैं, देख लेते हैं पब्लिक किसको एक्सेप्ट करती है। सर पब्लिक उनकी शक्ल देखना भी अब पसंद नहीं करती PMLN की। मैंने आपको बताया, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। पब्लिक मैनेज हर जगह मैनेज करके दे देंगे, हर चीज़ ROs मैनेज कर देंगे, अदालतें मैनेज कर देंगे, सब कुछ मैनेज कर देंगे, पब्लिक मैनेज नहीं हो रही। एक एहसान अजीम आप क्यों नहीं करते कि कोई ऐसी पिटीशन दायर करें काजी साहब की अदालत में और कहें जी कि ये लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाए और वहाँ पर अपने अमीर को भी ले जाए। ये सर आप मेरे पे एक एहसान अजीम कर दें कि ये मेरा इंटरव्यू, इसमें से क्लिप निकाल के काजी फाइज ईसा को भेज दीजिएगा, वो हमारे अमीर को जो है वहाँ पे तलब कर लें, फिर हम अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। अगर उनको नहीं कर सकते, उनसे डर लगता है या उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो इस नाचीज़ को कर लें। मैं फैक्चुअली भी असिस्ट कर दूंगा, मैं लीगली भी असिस्ट कर दूंगा, बीइंग एन एडवोकेट जी। वो हमारे पे एहसान अजीम कर दें जी। कोई ऐसा काम करो क्यों कर दें बस फिर ये चला दें, हर जगह पे बुला लेंगे। ठीक है, ये तो था जी पार्ट 1। अब आ जाते हैं लब्बैक की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिस पर हम भी बात करते रहते हैं, और वो हो सकता है जब ये पहला इंटरव्यू हो मांगर साहब तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात होनी है वो बल्ले बल्ले वो नीचे वो ना हो जाए, वो चीज़ें जो है ना, वो कोई बात नहीं।